ये भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, पर लोगों के लिए ये कोई खेल नहीं बल्कि धर्म बन गया है। मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद था। बचपन में गावस्कर तेंदुलकर को देखकर मेरे मन में भी क्रिकेटर बनने की इच्छा जागी। पर मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों के सपने अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। मैं क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, पर मैं रोज स्टेडियम जरूर जाता हूँ। किस लिए? मैं स्टेडियम में क्लीनिंग का काम करता हूँ। रोज उठो, स्टेडियम की घास काटो, स्टेडियम की सफाई करो या फिर ड्रेसिंग रूम तैयार करो। मजा तो तब आता था जब क्रिकेट मैच होता था। स्टेडियम में मैच देखने का मजा ही कुछ और होता। मैच के बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाकर प्लेयर्स का ऑटोग्राफ लेना, उनके साथ तस्वीरें लेना, इसी से दिल को तसल्ली मिलती थी। मगर खुशी को नजर लगती देर नहीं लगती। भारत में कोरोना का फैलाव हुआ, इसी के चलते लॉकडाउन घोषित हुआ। अब बस घर पर पड़े पड़े प्लेयर के साथ ली गई फोटो को देखकर दिल बहला लो। मगर एक दिन मेरे सर का कॉल आया। हेलो सुधीर। हाँ सर। तुम अगले हफ्ते से स्टेडियम आना शुरू कर दो। पर सर, लॉकडाउन में स्टेडियम पर हमारे स्टेडियम को सरकार ने कोविड सेंटर बनाने का फैसला किया है, इसलिए हमें स्टेडियम की सफाई करनी होगी और साफ रखना होगा। ओके सर, मैं आ जाऊंगा। ओके, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारा पास भिजवा दिया है। मिलते हैं स्टेडियम पर। सर ने फोन कट कर दिया। मैंने सर को हाँ तो बोल दिया, पर कोरोना की खबरें देखकर मेरा भी जी घबरा रहा था। हालांकि मैं घर में अकेला रहता था, इसलिए मुझसे किसी को खतरा नहीं था। मैंने लंबी सांस ली और काम पर जाने का फैसला किया। अगले हफ्ते मैं काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। हाथ में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और पॉकेट में सैनिटाइजर लेकर निकल पड़ा। रास्ते, गली, मोहल्ले सब सुने पड़े थे, जैसे पूरा देश कोरोना का मातम मना रहा हो। मैं स्टेडियम पहुंच गया। वहां जाते ही मेरा तापमान चेक किया गया। मेरा तापमान नॉर्मल था। मुझे अंदर भेज दिया गया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि स्टेडियम पर बेड बिछाया है। ट्रीटमेंट का सभी सामान भी स्टेडियम पर लाया गया है। अरे सुधीर, तुम आ गए? हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले पीपीई किट पहन लो और ड्रेसिंग रूम अच्छे से साफ कर दो। वहाँ अब डॉक्टर बैठेंगे। ठीक है सर। मैंने पीपीई किट पहन लिया और सफाई का सामान लेकर ड्रेसिंग रूम पहुंचा तो पूरा ड्रेसिंग रूम बदल गया था। अब वहाँ टेबल, कुर्सी और फाइल्स आ गई थी। मैंने अपनी सफाई का काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ मेरा काम भी पूरा हो गया और मेरी छुट्टी हो गई। मैं घर लौटा। घर आकर मैं सबसे पहले नहाने गया। इसके बाद खाना खाकर सो गया। अब यही मेरा रूटीन बन गया था। अपनी सुरक्षा ध्यान में रखते हुए अपना काम करना पड़ता था। जैसे दिन बीत गए, बेड पर पेशेंट की संख्या भी बढ़ने लगी। देखते ही देखते सभी बेड्स फुल हो गए। डॉक्टर्स डबल शिफ्ट करके पेशेंट का इलाज कर रहे थे। अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। मरने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी थी। रोज कहीं डेड बॉडीज को एम्बुलेंस से मुर्दाघर भेज दिया जाता था। मेरे लिए ये बहुत ही दर्दनाक था। पेशेंट को तड़पते हुए देखना, उनके मरने के बाद उनके रिश्तेदारों का रोते हुए मातम मनाना, ये सब मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब मुझे रात में सोते समय उस मातम की चीखें सुनाई देती थी। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे अपने शांत कमरे में भी चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। मैंने सर से कहकर छुट्टी ले ली और जैसे तैसे अपने गांव चला गया। मुझे ठीक होने में 1-2 हफ्ते लगे। अब कहीं जाकर मेरे जहन से वह बात चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरा कोई भी घर वाला कोरोना की चपेट में नहीं आया था। पर जिन्हें जिन्हें भी इसका सामना करना पड़ा था, उनके दुख मैंने अपनी आंखों से देखे थे। कुछ महीनों बाद कोरोना का कहर कम हुआ, लॉकडाउन भी खुल गया। मैं वापस काम पर लौट आया। अब समय था आईपीएल का, इसलिए स्टेडियम पर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं भी आईपीएल के लिए बहुत उत्तेजित था। अरे सुधीर, तुम और कमलेश कल नाइट शिफ्ट कर लो। मैचेस नजदीक आ रहे हैं और बहुत सारा काम भी बाकी है। ओके सर। मैंने कभी पहले नाइट शिफ्ट नहीं की थी, वैसे नौबत ही नहीं आई थी। पर अचानक आईपीएल डिक्लेयर करने से हमें स्टेडियम जल्दी तैयार करना था। उस रात मैं और कमलेश सफाई कर रहे थे।
सुधीर, मेरी यहाँ की सफाई हो गई है, मैं नीचे जाकर सफाई शुरू करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी सफाई पूरी करके नीचे आता हूँ। कमलेश नीचे चला जाता है और मैं अपनी सफाई में मग्न हो जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं पीछे देखता हूँ तो जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे जो बाथरूम की ओर जा रहे थे। इस वक्त कौन बाथरूम गया है? मैं कदमों के निशान मिलाता हुआ बाथरूम की ओर चला गया। मैंने बाथरूम की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बाथरूम के शीशे पर धूल जमी थी। अरे ये शीशा तो मैंने खुद साफ किया था, तो फिर मैला कैसे हुआ? मैं फिर शीशे को साफ करने लगा। जैसे ही मैंने पोछा घुमाया, कौन कौन है? ऐसा कहकर मैं पीछे चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम था या सच में वहाँ कोई था। मैंने कमलेश के पास जाने का सोचा पर बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया था। ये क्या? दरवाजा कैसे बंद हुआ? कोई है? मेरी मदद करो। मेरी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरा माथा पसीने से भर गया। तभी बाथरूम का नल चालू हो गया और किसी के गुर्राने की आवाज आई, जैसे कि कोई नहा रहा हो। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने झाँका, मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। नहीं! सुधीर, सुधीर, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कमलेश, यहाँ कोई डरावना साया है, मुझे बचा लो। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, ठीक से देखो, यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद मैंने अपने चारों ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। कमलेश, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है, चलो हम मिलके नीचे की सफाई करते हैं। हम दोनों नीचे गए। कुछ देर सफाई करने के बाद कमलेश ने मुझे खाने को दिया। हम दोनों खाना खाने लगे। तभी मैंने कमलेश से कहा, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ये क्या कह रहे हो? तुम कमलेश नहीं हो। कमलेश तो लेफ्टी था, वो बाएं हाथ से खाना खाता था। तभी मेरे सिर पे खून गिरने लगा। मैंने ऊपर देखा तो वो कमलेश की लाश थी और